हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। आज का जो वीडियो है, जैसा आप जानते हैं कि आज के जो वीडियो हम आजकल अपलोड कर रहे हैं वो भारतीय संविधान से रिलेटेड कर रहे हैं और पूरा भारतीय संविधान के वीडियो यहाँ पर आएंगे और उस पर आधारित प्रश्न भी टॉपिक वाइज आपको मिलेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, डंडाज अधिनियम और फॉक्स का भारतीय अधिनियम 1783, इस पर कुछ चर्चा हम करेंगे। और इससे पहले का जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 वाला, वो हमने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किया था। आज का जो वीडियो है वो एक्ट ऑफ सेटलमेंट, यानी जो 1773 के रेगुलेट एक्ट में जो खामियां आई थी उनको दूर करने के लिए ये एक्ट आया था। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो वीडियो है वो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। अब थोड़ा सा जो ये वीडियो रहते हैं वो ऑब्जेक्टिव एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव दोनों पेपर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। यानी अगर आप उत्तराखंड पीसीएस दे रहे हैं और या आप यूपी पीसीएस दे रहे हैं या कोई भी जीआईसी भर्ती परीक्षा दे रहे हैं यूपी की, तो उन सब के लिए आपका ये जो वीडियो है ये महत्वपूर्ण होंगे, ऐसा मेरा मानना है। आपको लाभ पहुंचाएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। आगे अब स्टार्ट करते हैं। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आया, यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। उसमें जो कमियां थीं, उसमें जो दोष व्याप्त थे, उनको दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद के प्रवर समिति, आज भी आप देखते हैं भारत ने जो अपना संसदीय सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम है या संसदीय व्यवस्था है, वो ब्रिटेन से अडॉप्ट करी है। और हमारे भारत में भी एक प्रवर समिति बनती है किसी भी बिल पर विचार करने के लिए। तो ऐसे ही आपका यहाँ एक प्रवर समिति बनी जो किसकी अध्यक्षता में थी? एडमंड वर्क की अध्यक्षता में। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन बन सकता है कि एडमंड वर्क के अध्यक्षता में बनी प्रवर समिति के द्वारा या उसके सिफारिशों के आधार पर कौन सा एक्ट लाया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इससे पहले मैंने रेगुलेटिंग एक्ट का भी बताया था कि रेगुलेटिंग एक्ट आपका जो है एक समिति बनी थी, हालांकि उसमें नाम नहीं है, तो वो आपका उस क्वेश्चन की संभावना उसमें कम है। वहाँ पर अलग तरह के क्वेश्चन जब मैंने पढ़ाया था तो आपने सुन ही लिया होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो एडमंड वर्क की अध्यक्षता में जो प्रवर समिति बनी थी उसके आधार पर ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में आया था। यानी इस एक्ट का प्रावधान इसी समिति की सिफारिशों या सुझावों के आधार पर था। अब आपका आगे बढ़ेंगे और यहाँ लिख रखा है इसे संशोधनात्मक अधिनियम यानी अमेंडमेंट बिल या अमेंडमेंट एक्ट, सॉरी बिल नहीं एक्ट, तो अमेंडमेंट एक्ट कहा गया। यानी ये चूँकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में थोड़ा संशोधन करने के लिए इसे लाया गया था, इसीलिए इसे संशोधनात्मक एक्ट यानी अमेंडिंग एक्ट कहा गया। बंगाल जुडिकेचर 1781 भी इसको कहा जाता है। तो आप समझ सकते हैं, यहाँ से भी आपको प्रश्न मिल सकते हैं कि अमेंडिंग एक्ट या संशोधनात्मक अधिनियम किसे कहा जाता है या बंगाल जुडिकेचर अधिनियम किस अधिनियम को कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। अब आगे बढ़ते हैं कि इस एक्ट में क्या खासियत थी या इस एक्ट में क्या किया गया। अब यहाँ पर आप कलकत्ता की सरकार को, यानी आपका जो फोर्ट विलियम सरकार थी जो कलकत्ता में गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल थी, उसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि निर्माण का अधिकार प्रदान किया गया। सर्वोच्च न्यायालय नंबर 2 है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और विधियों के संपादन में भारतीयों के धार्मिक व सामाजिक रीति रिवाज तथा परंपराओं को ध्यान में रखने का आदेश दिया गया। काफ़ी अच्छा प्रश्न है आपका बन सकता है कि कौन सा एक्ट था जिसमें कि जो रेगुलेटिंग एक्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में हुई थी और उसमें आपका जो है किस आधार पर ये जो
अमेंडमेंट आया था उसमें आपका भारतीयों के धार्मिक व सामाजिक रीति रिवाजों को ध्यान रखने की बात कही गई थी। तो एक ये प्रश्न बन सकता है कि किस एक्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट को ये निर्देशित किया गया या आदेशित किया गया कि भारतीयों की सामाजिक रीति रिवाजों और धार्मिक परंपराओं का ख्याल भी रखा जाए। इसके बाद गवर्नर जनरल की काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। यानी अब आपका जो रेगुलेटिंग एक्ट में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें पहले जो थे वो एलिजा इम्पे थे, तो उनके जो है जो न्यायाधीश थे और अन्य न्यायाधीश भी थे। तो इस तरह से जो सर्वोच्च न्यायालय रेगुलेटिंग एक्ट में आया था उसकी आधिकारिक क्षेत्र से, यानी उसके अधिकारिता क्षेत्र से या उसके अधिकार क्षेत्र से गवर्नर जनरल की काउंसिल को, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को बाहर कर दिया गया। अब गवर्नर जनरल की काउंसिल जो भी नियम बनाएगी उसे उच्चतम न्यायालय के पास पंजीकृत करवाने की आवश्यकता नहीं थी। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो आपका इस अमेंडमेंट बिल से आया था। इसके अलावा प्रांतीय न्यायालयों के विरुद्ध अपील गवर्नर जनरल के पास की जा सकती थी, लेकिन 5000 पाउंड से ज़्यादा के मामले जो थे वो आपका ब्रिटिश सम्राट के पास भेजे जा सकते थे। आगे लिख रखा है, सर्वोच्च न्यायालय की सीमित शक्ति को सीमित करते हुए राजस्व अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया। यानी आपका जो रेवेन्यू की अधिकार थे, रेवेन्यू राइट थे, वो आपका सर्वोच्च न्यायालय के समाप्त कर दिए गए। और उसके बाद आपका जो है जो रेवेन्यू का काम है वो आपका गवर्नर जनरल ने अपने तरीके से किया, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद लिखा है कि इस अधिनियम ने अनेक कठिनाइयों और विवादों को समाप्त कर दिया। इसने राजस्व की जो व्यवस्था थी उसमें परिवर्तन लाया, राजस्व की समस्या का समाधान किया और राजस्व मंडलों की यानी रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना, अब अगले टॉपिक में आप डिस्कस करेंगे हम इसको भी, रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की। साथ में भारत में कानून बनाने और इसके क्रियान्वयन में भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक रीति रिवाजों का उल्लंघन न करने की बात पर भी बल दिया गया था। तो इन दो मामले ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप 1781 के एक्ट को 2-3 मामलों के लिए ध्यान रख सकते हैं। एक तो रेवेन्यू का मामला सर्वोच्च न्यायालय से हटा दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय को ये कहा गया कि आप भारतीयों की परंपराओं, धार्मिक रीति रिवाजों का ध्यान जरूर रखोगे, और गवर्नर जनरल की काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय से मुक्त कर दिया गया है। तो ये ज़्यादातर जो मामले थे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय और जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उस समय, उनके जो अधिकार क्षेत्र थे वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे थे, इसीलिए ये एक्ट आया था। तो इसके बाद फिर 1783 में कुछ और भी अधिनियम आए थे, जैसे डंडाज अधिनियम 1783, और फिर इसके बाद फॉक्स का भारतीय विधेयक 1783। लेकिन ये दोनों विधेयक पारित नहीं हो पाए और फॉक्स द्वारा, ये जो प्रधानमंत्री थे, फॉक्स द्वारा प्रस्तुत विधेयक के हाउस ऑफ जो वहाँ की लोकसभा होती है, हाउस ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स वहाँ की राज्यसभा के बराबर है, तो हमारे यहाँ की राज्यसभा के बराबर है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित ना होने के कारण लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की गठबंधन सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा। तो इस तरह से किसी एक भारतीय मामले पर अंग्रेजी सरकार की ये पतन की ये एकमात्र उदाहरण है, पहला और आखिरला उदाहरण है। यानी आपका जो है प्रधानमंत्री को इस्तीफ़ा देना पड़ गया, सरकार को इस्तीफ़ा देना पड़ गया। इसके बाद ही पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया था। तो ये हमारा जो आज का वीडियो था वो 1781 का अमेंडमेंट का था, और इसके बाद हम आगे जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो जुड़े रहिए, आपका बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने का, और जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल से जिसका नाम है देव दिशा YTC DD। धन्यवाद।